हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने हमारी पुरानी क्लास में देखा था कि जो आपके विवाह विच्छेद के हैं वो 3 तरीके के आपके हिंदू मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से आप विवाह विच्छेद मतलब डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये धारा 13 में दिया हुआ है, जैसे सेक्शन 13 में आपका विवाह विच्छेद दिया हुआ है। और इसमें सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा वो क्या पढ़ा था कि धारा 13 के फर्स्ट में जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को उपलब्ध जो आधार प्राप्त हैं वो दिया हुआ है। हस्बैंड वाइफ दोनों का अवेलेबल जो आपके ग्राउंड्स हैं वो दिए हुए हैं। 13 के 2 के अंदर आपका जो सिर्फ ओनली वाइफ को जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वो दिए हुए हैं। और अपने 13 के बी के अंदर जो दिया हुआ है वो है म्यूचुअल कंसेंट से आप कैसे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो हस्बैंड वाइफ दोनों को जो अपने आधार प्राप्त हैं वो पढ़ लिया था। इसके बाद में अब हम देखेंगे 2-3 केस, उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू हमारा करेंगे कि जो वाइफ को ओनली वाइफ को कौन से ग्राउंड्स आपके अवेलेबल हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि म्यूचुअल कंसेंट मतलब पारस्परिक सहमति से आप कैसे डाइवोर्स ले सकते हैं, ये हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम 2-3 इसके केस देख लेते हैं जो कि बेस्ड हैं आपके क्रुएलिटी पे और आपका क्या बोलते हैं क्रुएलिटी किस टाइप की। जैसे मैंने कल बताया था कि आपकी क्रुएलिटी सिर्फ मेंटली नहीं होती, वो सिर्फ फिजिकली ही नहीं होती, वो मेंटली भी हो सकती है। ठीक है, केस लॉज आपके क्या है, वाद क्या क्या है। पहला है आपका राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा। राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा। इसके अंदर ये बोल रखा है राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा। इसके अंदर जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती है, साथ में उसकी फैमिली के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती है और उसके कलीग्स के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती है। और उन सभी को कोर्ट ने ये बताया है कि ये एक काइंड ऑफ क्रुएलिटी है। अगर इस बेस पे आप अगर हस्बैंड को डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट नहीं करते हैं, आपका विवाह विच्छेद की डिग्री को ग्रांट नहीं करते हैं, तो वो हस्बैंड के खिलाफ क्रुएलिटी मानी जाएगी। ये एक तरीके से मेंटल क्रुएलिटी है आपकी। ठीक है, तो ये हमारा एक मेंटल क्रुएलिटी भी था। एक और केस है कि जो कि अपना मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक कुमार। ये भी आपका क्रुएलिटी पे ही है। इसमें भी यही बोला गया है कि आपकी जो क्रुएलिटी है सिर्फ वो फिजिकली ना होके वो मेंटली भी होती है। किसी को आप बहुत दिनों तक सहवास न करो अपनी वाइफ के साथ या फिर उसको टॉर्चर करो मेंटल लेवल पे, तो उसको भी हम क्रुएलिटी में ही इंक्लूड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ फिजिकल ही मारपीट हो तो ही उसको क्रुएलिटी के ग्राउंड माना जाएगा। ठीक है, तो मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी में आपको डिफरेंस पता चल गया। इसके अंदर मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक कुमार, इसमें यही बोला गया कि जो हस्बैंड है वो उसकी वाइफ को मेंटल क्रुएलिटी कर रहा है और इस बेस पर वाइफ को डाइवोर्स देना सही रहेगा। ठीक है, 2010 का है, ये 2017 का है। इसके बाद में एक तीसरा केस आता है। इसके बाद में एक तीसरा केस आता है जिसका नाम है श्रीमती मनप्रीत वर्मा वर्सेस ब्रिज वर्मा। वर्मा वर्सेस ब्रिज वर्मा। ये 2018 का केस है हमारा।
इसके अंदर क्या है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ के नाम पे लोन ले लेता है, उसके बाद में उसको पे भी नहीं करता है। तो वाइफ इस बेस पर कोर्ट के अंदर जाती है और उसे हस्बैंड को खिलाफ क्रुएल्टी का केस करती है कि जो लोन ने लिया था वो उन्होंने लिया था और अब वो उसको पे भी नहीं कर रहे, तो ये क्रुएल्टी माना गया और इस बेस पर कोर्ट ने उन्हें डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट की। ठीक है, ये हमारे कुछ मेन केसेस थे जो कि आपका जो धारा 13 की फर्स्ट में जो क्रुएल्टी दिया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड आपके मेन केस थे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ग्राउंड रहेगा 13 का सेकंड, जिसमें सिर्फ वाइफ को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो कि डाइवोर्स के लिए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी सोसाइटी वो एक पैट्रियार्की सोसाइटी है, मतलब पुरुष बेस्ड सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी में आज का टाइम ना देखते हुए कुछ 5-10 साल पहले की अगर हम बात करें तो महिलाएं ना तो इतना पढ़ी लिखी होती थी, ना ही वो बाहर जाके कमाती थी, ना कुछ ऐसा होता था कि उनके पास कि वो कुछ कर सके। तो कुछ ग्राउंड्स जो प्राप्त हैं वो सिर्फ महिलाओं को प्राप्त हैं क्योंकि उनको सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में, और कुछ चीज़ें हैं जो कि पुरुष ही करते हैं मेनली, जैसे सेकंड मैरिज है, इसमें महिलाएं की दर आप अगर रेशियो देखेंगे दोनों का तो वो कम रहेगा, बजाय पुरुषों का दर इसमें दूसरी शादी में ज़्यादा रहता है। मतलब पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी करेंगे। पहले जैसे हमारे समाज में अलाउ भी था कि मेल एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है, लेकिन ये हमारा एक्ट आने के बाद में 1955 आने के बाद में आपने बाइगैमी मतलब दूसरी शादी को हमने एक तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, सेकंड जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड्स अवेलेबल ओनली फॉर वाइफ। ठीक है, इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट जो ग्राउंड आएगा वो हमारा बाइगैमी को लेके। ठीक है, बाइगैमी है उसको हम दूसरा विवाह या आप उसको मैरिज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि कब की बात कर रहा है, जब ये एक्ट आपका नहीं आया, मतलब इस एक्ट के बिफोर कमेंसमेंट के पहले की बात कर रहा है। मतलब आपकी शादी आपके हस्बैंड ने आपसे पहले किसी और से शादी कर रखी है और फिर आपसे शादी करते हैं, या फिर आपके होने के बाद में अगेन वो किसी और से शादी करते हैं और उनकी जो फर्स्ट वाली वाइफ है या सेकंड वाली वाइफ है वो अलाइव है वो एट द टाइम, मतलब दोनों वाइफ उनकी अलाइव है, अलाइव होनी चाहिए केस करते टाइम, और ये एक्ट आने के बाद में आप डाइवोर्स फाइल करते हैं तो ये ग्राउंड माना जाएगा। वैसे बाइगैमी अलाउ ही नहीं है, आज के टाइम पे बाइगैमी अलाउ नहीं है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ये एक्ट आया था उससे पहले अगर किसी ने 2 विवाह कर रखे हैं तो वो बाद में एक्ट आने के बाद में डाइवोर्स दे सकती है महिला। ठीक है, तो मतलब आपको जैसे समझ में आ रहा है, बिफोर कमेंसमेंट अगर कोई बाइगैमी करता है, इसके एक्ट के आने से पहले अगर किसी ने बाइगैमी कर रखी है तो उसमें वो उसको डाइवोर्स दे सकती है उसके हस्बैंड को। शर्त ये है कि उसकी जो वाइफ है, फर्स्ट वाली वाइफ है, वो जिंदा है आपके टाइम पर, तो आप उसको डाइवोर्स दे सकते हैं, या फिर आपके बाद में किसी और से उन्होंने शादी कर ली इस एक्ट के आने से पहले, तो आप अपने हस्बैंड को इस बेस पे आप डाइवोर्स दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा है जो आपका हस्बैंड है वो है गिल्टी फॉर रेप। ठीक है, रेप के लिए अगर आपका हस्बैंड जो है वो गिल्टी है, या फिर सोडेमी, थर्ड आपका जो आता है इसमें रेप, सोडेमी और बेसिटर। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, रेप आप सभी को पता है, बलात्कार, इसके बाद में
मतलब इनमें से तीनों में से अगर आपका हस्बैंड किसी भी उसका अगर क्या बोलते हैं दोषी पाया जाता है तो हस्बैंड को वाइफ डाइवोर्स इस ग्राउंड पे दे सकती है। ठीक है, अगर हस्बैंड रेप का या सोडेनी का या बेस्टल का अगर वो दोषी पाया जाता है तो वो उनको डाइवोर्स इस ग्राउंड पे दे सकती है। ठीक है, इसके बाद में आपका थर्ड जो आता है वो ये ग्राउंड है कि आपका जो थर्ड ग्राउंड है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को धारा 18 आपके हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की एंड 125 ऑफ CRPC मतलब धारा 125 ऑफ CRPC एंड उसके अंदर क्रुएल्टी का आपका धारा 488 ऑफ CRPC के अंदर वो अगर मेंटेनेंस अपनी वाइफ को दे रहे हैं, मेंटेनेंस उसकी वाइफ को दे रहे हैं, उसके बाद में वाइफ जो है वो नॉट लिविंग टुगेदर, वो उनकी वाइफ उनके साथ रह भी नहीं रही है और इस चीज़ को 1 साल या ज़्यादा हो गया है। क्या बोल रहा है ये आपका तीसरा ग्राउंड कि सेक्शन 18 ऑफ HAMA मतलब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो कि वाइफ को मेंटेनेंस प्राप्त करवाती है हस्बैंड से, ठीक है, उसके अंदर प्लस CRPC का 125 ये भी मेंटेनेंस की ही बात करता है। इसके अंदर जो 488 ऑफ CRPC है उसके अंदर क्रुएल्टी, इसके अंदर अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे रहा है रेगुलरली और वो दोनों साथ भी नहीं रहते हैं और ये मेंटेनेंस को देते हुए 1 साल से ऊपर हो गया तो इस बेस पे अब वाइफ उसके खिलाफ पिटीशन डाल सकती है डाइवोर्स की। ठीक है, मतलब विवाह विच्छेद की अब वो याचिका डाल सकती है कोर्ट के अंदर और इस ग्राउंड पे उनको विवाह विच्छेद उनका करना होगा क्योंकि उनका कोहैबिटेशन का अब बिल्कुल भी आस नहीं है। मतलब सहवास का मतलब कि क्या होता है इसका कि दोनों साथ रहने का, पुनः अपना विवाह को शुरू करने का अब कोई इलाज नहीं है। तो ये इसके अंदर डाइवोर्स का तीसरा आपका ग्राउंड है। अब एक लास्ट ग्राउंड है आपका फोर्थ जो सिर्फ वाइफ को मिला हुआ है। ये बोल रहा है फोर्थ ग्राउंड आपका कि जैसे आप सभी को पता है कि लड़कियों की पहले जल्दी शादियां हो जाती थी, बड़े आदमी मेजर अडल्ट मेल के साथ भी छोटी बच्ची की शादियां हो जाती थी। इसलिए ये ग्राउंड आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर किसी महिला की अंडर एज मतलब 15 के नीचे 15 ईयर्स से पहले, बिफोर 15 ईयर्स, वो 15 ईयर्स की होने से पहले ही उसकी शादी हो गई थी, सेरेमनाइज हो गई थी और ये अब 18 साल की होने से पहले बिफोर 18 ईयर्स अगर वो पिटीशन डाल के उस शादी को निराकरण कर दे, मतलब निराकरण कर दे उस शादी का, मतलब उस शादी को ख़त्म करवा दे तो भी ये डाइवोर्स का ग्राउंड माना जाएगा। और अगर वो शादी उसका निराकरण हो गया तो अब उस शादी को डाइवोर्स देके उसको ख़त्म किया जा सकता है। अगर वो लड़की 15 साल से पहले उसकी शादी हो गई थी और 18 साल की होने से पहले, मेजर होने से पहले ही वो शादी को आपका रिपन्डिएट कर देती है तो वो शादी आपकी ख़त्म मानी जाएगी, बाद में उसको डाइवोर्स मिल जाएगा इस बेस पर। ठीक है, ये हमारे 4 जो ग्राउंड्स थे जो कि अवेलेबल हैं सिर्फ फीमेल्स को, मतलब सिर्फ वाइफ को, पत्नी को प्राप्त है। आपके क्या क्या थे एक शॉर्ट में जैसे देख लेते हैं 4 ग्राउंड्स क्या क्या थे।
सबसे पहला नियम आपका क्या है कि अगर शादी आपकी पति आपका दूसरी शादी कर लेता है, इस एक्ट से पहले ही दूसरी शादी हो जाती है, तो एक्ट के आने के बाद में वाइफ उसको डाइवोर्स दे सकती है। सेकंड आपका ग्राउंड था कि अगर हस्बैंड जो है वो गिल्टी है रेप का, सोडमी का या फिर बिस्टेरिटी का, तो भी उस बेस पर आप पत्नी उसको डाइवोर्स दे सकती है। तीसरा है 18 के अंदर और 125 के अंदर CRPC के मेंटेनेंस ले रही है वाइफ और ले रही है 1 साल से ऊपर तक और साथ भी नहीं रहते हैं, तो भी वो इस वजह पे आप डाइवोर्स दे सकती हैं। इसके बाद में लास्ट जो आपका है कि उसकी जो एज है अंडर 15 इयर्स है और 18 की होने से पहले उन्होंने अपनी शादी को रिवैलिडेट करवा दिया है, तो भी इस बेस पर वो पत्नी अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। तो ये हमारे जो थे 13 के 2 में केवल पत्नी को प्राप्त आधार जो थे जिसकी हमने अब तक बात की। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट रहेगा, बीच में हमारा एक और थोड़ा सा रह गया, उसको भी पढ़ लेते हैं। उसमें 2 पॉइंट्स हैं सिंपल। 13 के 1 के ए में है, ठीक है। 13 के फर्स्ट ए में क्या दिया हुआ है, इसमें 2 ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। 2 ग्राउंड्स कौन से हैं, जैसे ही हमने पहले बात की थी कि धारा 10 में और धारा 9 में 2 हमें ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो कि शादी को बचाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। जैसे धारा 10 के अंदर आपके दिया हुआ है जुडिशियल सेपरेशन, जिसमें शादी खत्म नहीं होती लेकिन दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग रह के देखते हैं कि उनकी शादी अभी भी चलने लायक है या फिर दोनों फ्रीडम अलग अलग रहना चाहते हैं, ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन। उससे पहले एक आता है धारा 9 के अंदर रेस्टिट्यूशन और कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसके अंदर आपका क्या होता है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना। दाम्पत्य अधिकार जिसके नाम से आपको पता चल रहा है, दाम्पत्य अधिकार मतलब हस्बैंड वाइफ को प्राप्त अधिकार, ठीक है। हस्बैंड वाइफ को कैसे, हस्बैंड वाइफ को क्या प्राप्त है अधिकार कि दोनों एक दूसरे के साथ रहें। अगर इनमें से, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक दूसरे से को छोड़ के अगर चला जाता है बिना कोई कारण, बिना कुछ बताए, तो जो पार्टी जो बच गई वो जाके कोर्ट में ये बोल सकती है कि मेरी वाइफ के खिलाफ मुझे रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आप ऑर्डर दीजिए कि उसको बोलिए कि वो मेरे साथ आके कोहैबिटेशन करे, मतलब सहवास करे, वापस से मेरे साथ आके रहने लग जाए, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर पास करेगा कोर्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। वैसे तो जुडिशियल सेपरेशन भी ऑब्वियसली कोर्ट ही पास करता है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ये होता है कि दोनों अलग अलग रहने लग जाए। इसके अंदर ये होता है कि जो छोड़ के चला गया, डेजर्ट कर दिया जिसने बिना कोई कारण के, तो उसको कोर्ट ऑर्डर देती है कि आप वापस आएँ अपनी वाइफ के साथ और रहें, अपने हस्बैंड के साथ रहें और अपने मैरिज को आप आगे ले जाएं। तो अगर ये दोनों ऑर्डर पास किए हुए हैं और 1 साल और मोर हो गया है दोनों में ही, 1 ईयर और मोर, और दोनों आपके सक्सेसफुल नहीं है, मतलब इसके अंदर कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, मतलब सहवास आपका नहीं हुआ है, और इसके अंदर जो पुनर्स्थापना जो की थी वो नहीं हो पाई, कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं हो पाया है, मतलब दाम्पत्य अधिकारों का जो पुनर्वास है, पुनर्स्थापना है, वो नहीं हो पाई है। 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है दोनों में, तो इन दोनों के बेस पे भी विवाह विच्छेद की आप याचिका कोर्ट में दे सकते हैं।
दोनों के अंदर। ठीक है, ये हमारा बीच में एक छोटा सा पॉइंट रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो है आपका धारा 13 का बी, 13 का है, जिसके अंदर आपका आता है क्या बोलते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। ये जो है ये आपका ओरिजिनल जब एक्ट बना था ना, उस टाइम पे ऐड नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जाके इसको ऐड किया गया, बाद में ये आपका आया। तेरह का खैरी बोलेंगे और बीच में 13 का बी। पारस्परिक सहमति ग्राउंड म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ से दोनों पार्टीज ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें शादी के अंदर नहीं रहना है। तो ऐसा कोई ग्राउंड पहले अवेलेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो अपना शादी जो होती है वो 7 जन्म का रिश्ता होती है हिंदू अपने कल्चर में, सोसाइटी में। तो इसको ख़त्म करना एक बहुत बड़ा टैबू है पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे भी ये टैबू ही माना जाता है कुछ एरियाज़ में, बट बड़े बड़े आपकी सिटीज़ हैं वहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन हाँ, छोटे एरियाज़ में अब भी डाइवोर्स लेना एक बहुत बड़ा टैबू है। आपकी शादी चाहे कैसी भी चल रही हो, आपको चलाना रहेगा। तो ये पहले म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों बैठ के रजामंदी से शादी ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें सोसाइटी को ये लगता था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं है कि जो सॉल्व नहीं हो सकती। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डाइवोर्स ले सकते हैं, अगर मारते पीटते हैं तो डाइवोर्स ले सकते हैं, छोड़ के चले गए तो डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं उस टाइम पे कि आप म्यूचुअली बैठ के बात करके आप डाइवोर्स ले सकते हैं। ये आपका ऐड हुआ है 1976 की अमेंडमेंट से। ये अभी भी प्रचलन में बहुत कम है, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम ये चीज़ देखी जाती है कि म्यूचुअल कंसेंट से दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। ये आपका आया हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1976। जब भी कोई अमेंडमेंट करना होता है तो हम एक अमेंडमेंट एक्ट लेके कहते हैं, जिसके अंदर वो चीज़ें जो चीज़ें आपको बदलाव करनी है, संशोधित करनी है, वो चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये आपके 76 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें ये बताया गया कि दो पार्टीज अगर अलग रहना चाहती हैं, म्यूचुअली दोनों सहमति से अगर डाइवोर्स देना चाहती हैं तो वो दे सकते हैं। इसमें आपका जो 3 आपके बेसिक ग्राउंड्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट है आपका पति और पत्नी 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ वन ईयर और 1 साल से दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। सेकंड जो है आपका हस्बैंड वाइफ 1 साल से दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। सेकंड जो आपका रहेगा कि दोनों हैं वो इनकैपेबल हैं साथ रहने के। साथ रहने की सक्षम नहीं है। ठीक है, इनकैपेबल टू लिव टुगेदर, दोनों एक साथ अब रह भी नहीं सकते, ये हम बोलेंगे इसको। तीसरा जो है वो
म्यूचुअल कंसेंट, मतलब दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की पारस्परिक सहमति होनी चाहिए कि अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो ये 3 ग्राउंड ही हमें चाहिए। ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स की हम बात करेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की बात करेंगे, तो हमारी बेसिकली 3 ग्राउंड रहेगी कि जो हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, वो एक साथ से अलग रह रहे हैं, साथ रहने में दोनों सक्षम नहीं है, अब बिल्कुल भी साथ वो नहीं रह सकते। तीसरा आपका जो आ जाता है वो म्यूचुअल कंसेंट से दोनों डाइवोर्स एक दूसरे को देना चाहते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में 2 धाराएं हैं जो इतनी तो मेन नहीं है, बट मैं बता देती हूँ, फिर हमारा ये एक्ट है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम सेकंड आपका सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो इसमें 2 धाराएं और हैं आपके, जो कि आपके एग्जाम में तो नहीं आती, बट हाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ज़रूर पूछ ली जाती है कभी कभी। तो सेक्शन 14 और सेक्शन आपका 15 और 16 के पेपर मैं बता देती हूँ, एक लाइन ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सेक्शन 14 में क्या बोल रहा है कि शादी के कितने समय बाद आप किसी को डाइवोर्स दे सकते हैं। तो मैरिज के आप विद इन 1 ईयर डाइवोर्स नहीं दे सकते, मतलब 1 साल के बाद ही आपको डाइवोर्स देना है, उससे पहले आप डाइवोर्स नहीं दे सकते। मतलब आपकी शादी हुई है अभी 2025 में 1 अप्रैल को, तो अगर आपको दोनों को एक साथ नहीं रह सकते तो आप अब 1 अप्रैल 2026 के बाद ही डाइवोर्स ले सकते हैं, 1 साल के बाद ही डाइवोर्स ले सकते हैं। ये एक टाइम पीरियड होता है कि दोनों को समय मिल सके कि वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा एडजस्ट होने की कोशिश कर सके। इसके बाद में शादी आप दोबारा कब कर सकते हैं, मैरिज अगेन कब एलिजिबल होंगे। पहली बात तो जब तक आपका केस चल रहा है तब तक। सेकंड ये रहता है अगर अपील हुई है तो अपील तक, और अगर अपील नहीं हुई है तो उस पीरियड का एक्सपायरी अगर हो जाएगा उसके बाद आप डाइवोर्स नहीं, आप शादी दोबारा कर सकते हैं। केस चल रहा है तब तक, या अपील हो गई तो अपील के खत्म होने तक, और अगर अपील नहीं हुई है और केस खत्म हो गया है, डिग्री पास हो गई है, तो अपील आप कितना टाइम तक कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो टाइम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप शादी दोबारा कर सकते हैं। इसके बाद में जो सेक्शन 16 है जो इन बातों से थोड़ा सा अलग है, वो ये बोल रहा है कि वॉइड, और जो हमने पहले पढ़ा था वॉइडेबल जो मैरिज है आपकी सुनने और सुनने करने जो आपकी विवाह है, उसके अंदर जो क्या बोलते हैं चिल्ड्रन जो होंगे ना वो लेजिटिमेट होंगे। मतलब अगर वॉइड और वॉइडेबल शादी से अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं तो वो आपके क्या बोलते हैं उनको वैध होंगे, जायज़ होंगे, लेजिटिमेट बच्चे होंगे, नाजायज़ बच्चे नहीं होंगे। इलेजिटिमेट बच्चे उन्हें नहीं माना जाएगा, उसको एक जायज़ बच्चे की तरह ही दर्जा हमारी लॉ प्राप्त करवाती है। हाँ, बस उसमें एक अंतर है कि उनको अगर प्रॉपर्टी राइट्स है वो सिर्फ अपने माता और पिता की संपत्ति से मिलते हैं, ना कि जो पूर्वजों की संपत्ति है उसमें उनका अधिकार नहीं होता, दादा परदादा की संपत्ति में अधिकार नहीं होता, सिर्फ माता और पिता की संपत्ति में ही उनका अधिकार होता है। ये हमारा यहाँ तक अपना पूरा एक्ट खत्म हो गया। 13 हमने डाइवोर्स पढ़ लिया, उसके बाद में ये 2-3 सेक्शन और जरूर थी, ये पढ़ लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा सक्सेशन एक्ट शुरू करेंगे।